तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल नहीं हमारा परिवार है, क्योंकि इसमें भरा आपका प्यार है। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हिंदी मतलब कि 10th वाला का नन हिंदी का लेसन नंबर 4 बाल गोविंद भगत इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि पहले से लेकर 3 तक हमने देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में मौजूद है, जाकर उसको देख लीजिए। और लेसन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे अहिना के लूप से पढ़ते बाल गोविंद भगत पूरा पढ़ेंगे। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फुल क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आने वाला है। इस देख लीजिएगा तो 5 से 10 नंबर एकदम क्लियर। तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। तो आज हम लोग लेसन 4 चलिए पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको एक एक पॉइंट को देखते हैं। ये राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र है। यहाँ से हम समझे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इसके लेखक हैं। रेखा चित्र जो है बाल गोविंद भगत जो है क्या है, तो रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र किसको कहते हैं, तो किसी भी घटना के, मनुष्य के या किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह से बताया जाए कि उसका चित्र आपके मन में बन जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। धर्म पर आडम्बरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण के पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। नायक बोले तो हीरो, नायक जो है बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है। उनकी जो वेशभूषा है देखने में साधु जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या मानी डेली रूटीन जिस तरह से काम करते हैं, निर्णय मनुष्यता और सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र के विशेषताओं के रूप में परिचित होंगे, उसके बारे में जानेंगे। बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के, मंझोले कद बोले तो ना ज़्यादा लंबा है और ना ज़्यादा छोटा, मंझले कद के हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आया था कि कैसे कद के, मंझोले कद के। गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर होंगे, ये भी टिप्पण में दिया था। उनकी उम्र कितनी थी, 60 साल या 60 के ऊपर, तो 60 के ऊपर होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, सिर में कमर में एक लंगोटी मात्र और ऊपर वाले के सिर में कर दिए, सिर में कबीर पंथियों से कनफटी टोपी रहता। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कैसा कमली ओढ़े रहते, काली। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, ये टीका है, जो नाक के छोर से औरतों के टीके की तरह, यहीं से कटने जरा, औरतों के टीके की तरह शुरू हो जाता। जड़ों में एक बेडौल माला बांधे रहते। क्या बांधे रहते, माला। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से उनका हुलिया था। ऊपर की तस्वीर अगर देखा जाए कि जो आदमी माला लगा पहन रहा है, टीका लगा रहा है, तो साधु जैसा ही है। लेकिन बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, गृहिणी माने उनकी पत्नी को तो याद नहीं है, लेखक कह रहे हैं। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा और साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते और परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। चलो, साहब किसको मानते थे, कबीर को। वे उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते, किसी से भी 2 टूक बात करते थे, क्लियर, 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी चीज़ को नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते, माने बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते हैं कि लोगों को कथो लूटने का ही कर रहे हैं। कभी वो दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सभी चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता वह सिर पर लेकर पहले उसे दरबार, साहब के दरबार में ले जाते हैं। उनके घर से 4 कोस दूर थे। उनके घर से कितना कोस दूर थी साहब के घर, 4 कोस। कितना, 4 कोस। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में लिया जाता और प्रसाद के रूप में, आगे देखते हैं, और प्रसाद के रूप में उससे घर लाते और जो मिलता है उसे गुजर चलाते हैं। मतलब कि जो कुछ पैदा होता घर में 4 कोस दूर ले जाके कपार पे कबीर साहब के दरबार में ले जाते और रख लेते, प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था उसी से चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो भाई मुग्ध था, देख के भाई अजीब आदमी है। उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं। कबीर के वे सीधे साधे पद
उनके कंठ से निकलकर सजे हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ बरस रही है, रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का तो नामे नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर्ग तरंग झंकार उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को, संगीत को जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर को स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी से मिट्टी पे खड़े लोगों को कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर कलेवा खड़ी औरतें के होठ कांप उठते थे। वे गुनगुनाने लगती। हलवाहों का पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों को अंगुलियां में एक अजीब करम की चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज और बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। क्या बज रही है? खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुको उठौना। ये उनका गीत है। ऑप्शन में दिया था, चार्ट ऑफ किया आया था एग्जाम में कि गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठौना किनका संगीत है? तो बाल गोविंद भगत का। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, किंतु वो समझती है कि वो अकेली ही चमक उठती है, चिहुक उठती है। और भरे बादलों वाले बादल के अंधेरी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन में उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्बतन सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक के महीना में क्या गाते थे? प्रभातियाँ। सब टिपिकल में काम करेगा। प्रभातियाँ कब गाते थे? कार्तिक के महीने में, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वो सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जाग कर वो नदी स्नान करने जाते हैं। गांव से 2 मील दूर। कितना दूर था नदी? गांव से 2 मील दूर। ये सब ध्यान रखना है क्योंकि टिपिकल में ये सब काम करेगा। गांव से 2 मील दूर है। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे पर ऊंचे भिंडे पर अपनी खिंजड़ी लेकर जा बैठते और अपना गाना टेरने लगते। शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक करें। किंतु एक दिन माघ के उस रात दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले ही गया। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान में अभी तारा नजर आ रहे थे। पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा शुक्र तारा की ओर बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमनी ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी से लगातार चल रही थी। गाते गाते मस्त हो जाते, इतने सुरूर में हो जाते कि उत्तेजित हो जाते और मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होकर उठते कि मालूम होता था कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार नीचे सरक जाती। जाड़े से कपकपा रहे थे, किंतु तारों की छांव में उनके मस्तक से शर्म बिंदु तब तक चमक ही पड़ती। गर्मियों में उनकी संध्या उसम भरी शाम को भी शीतल कर देती। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल उनको कह जाते। उनके प्रेमी मंडली उसे
दोहराती और तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल और स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा होता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके तन मन नृत्यशील हो जाते हैं और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? एक, इकलौता। वह कुछ सुस्त और बोधा, लेजी टाइप में। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे भी और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसी आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतो बड़ी शुभग और सुशील मिली थी। घर के पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी में नियुक्त कर दिया। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत। लोग कहाँ जानते हैं कि उनका बेटा बीमार है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही लाती है। बेटा मर गया उनका। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, कुतूहलवश उनके घर गया। अब जब बेटा मर गया है तो लेखक के जब कान में पड़ा कि भाई उनका बेटा मर गया, तो वो भी देखने के लिए गए। और बगल में मलाई बेचने आया है, आप खाना चाहेंगे तो ठीक है, आपके घर भेज दे रहे हैं। मर गया है। देखकर दंग रह गया मैं तो। बेटे के आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। कुछ फूल तो हमेशा वो रखते ही थे, रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पे से बिखेर रखा है, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना शवर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है। एक मिनट, पतोहू रो रही है। गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। ये आ गया, एक मिनट। लागे नहीं कहाँ पड़त रही। गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी चले जाते हैं और रोने के बजाय उत्सव मनाने कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई। वीरिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं। वो जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोही से ही आग दिलवा दिया। हत्या कि औरत आग नहीं देती है, लेकिन वो पतोही से आग दिलवा दिया, चल तू ही आग दे। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोह को भाई को बुलाया, उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो को कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन आपके लिए भोजन पकाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर भी पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, आप मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन में। पैदल ही जाते थे। तो गंगा करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा नदी कितना दूर थी? 30 कोस। साधु के संबल को क्या हक, और गृहस्थ को भी किसी भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते, जहाँ प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते हैं। 4-5 दिन तक भूखे रहते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु वो टेक वाली जवानी नहीं। इस बार लौटे तो कुछ तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम मुहूर्त तो छोड़ने वाले थे नहीं। वही दोनों जून, गीत, स्नान ध्याय, खेती बाड़ी देखना दिन छीनने लगी। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि बूढ़ा हो गए। आराम करने को कहा कि चलिए अब आराम कीजिए, बूढ़ा गए, तबीयत खराब हो गई। अब क्या कर रहे हैं सब, आराम करने से मना किया।
किंतु वो हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे कि धागा टूट गया है, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं है, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ, मैंने लाश पड़ा हुआ है, और इस तरह बाल गोविंद भगत इंतकाल कर गया, डेट कर गया। अब शब्द और अर्थ जो कि बहुत जरूरी है, अब बहुत पूछता है एग्जाम में शब्द और अर्थ, तो चलिए उसको देख लेते हैं। शब्द और अर्थ। कमली मानी कंबल होता है, कलेवा मानी सुबह का जलपान, यात्रा करते समय साथ में लाया गया भोजन, पूर्वाई मतलब पूरब की ओर से बहने वाली हवा, अधरतिया मानी आधी रात, खंजड़ी मतलब डफली का डंग परंतु आकार मुंह से छोटा एक वाद्य बजाने वाला, निस्बत्ता मतलब होता है सन्नाटा या सुनसान, लोही मानी प्रातः काल की लालिमा, आवृत मानी ढका हुआ, कुश मानी एक प्रकार की नुकीली घास, बोदा मानी कम बुद्धि वाला, संबल मानी सहारा, जीने मानी होता है सीढ़ी, पंजर मानी मृत शरीर या लाश, सुभग मानी होता है सुंदर। अभी मैं समझ लिया, यहाँ से हमारा अभी काम खत्म हो गया। अब हमने सिर्फ कहानी पढ़ा है, उसको समझा। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल चीज़ दिखाएंगे और समझाएंगे भी। और आपको अगर चाहिए तो आप हमारे नंबर पर आप हाई कर दीजिए, हम ध्यान से भेज देंगे, और ये फ्री में आपको PDF मिल जाएगा इस सब चीज़ का। लेकिन सबसे पहले आप पूरा देखिए, समझिए, कोई भी दिक्कत है तो हमसे पूछिए कमेंट करके, इसका जवाब हम जरूर देंगे। तो चलिए हम इसका जो हमने पढ़ा है कहानी, इसका ऑब्जेक्टिव आपको दिखाते हैं एकदम बढ़िया से, और सब्जेक्टिव दिखाते हैं। कितना कितना छाटा जा सका हमने छाटा है, और उसको समझिए, कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पार्ट 4 बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी हमने पढ़ लिया है। इसका कहानी को बहुत अच्छा तरह से समझा। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन आई होप समझ में आने लायक है, समझ सकते हैं। पढ़े हैं कहानी तो फिर कहना का है। तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। बोला जाए राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। कौन चित्र है? रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत की उम्र जो है 60 के ऊपर है, इस बात को याद रखना है, 60 के ऊपर है। आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के हैं और गोरे चिट्टे आदमी है। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी है। बाल गोविंद भगत न छूटा है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, फिर भी उन्हें लोग क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। बाल गोविंद भगत जो है कबीर को अपना साहब मानते थे। किसको साहब मानते हैं? कबीर को। बत्तख बोल रहा है। फिर लिखा बाल गोविंद भगत कबीर का दरबार उनके घर से कितना दूर था? 4 कोस। याद रखिए कितना दूर था बाबुआ? 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भगत जो थे कार्तिक महीने में, कौन महीने में? कार्तिक महीने में प्रभातिया गाते थे। प में रहेगा। कार्तिक महीने में प्रभातिया गाते थे। अगर बाल गोविंद भगत का एक बेटा था। बाल गोविंद भगत का क्या था? सिर्फ एक ही बेटा था। बाल गोविंद भगत का बेटा जो था सुस्त था और भोदा था। सुस्त और भोदा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और भोदा। फिर आगे लिखा बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की आग किससे दिलवाई? पतोहू से। बेटे की आग किससे दिलवाई? पतोहू को। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहा देते थे गंगा स्नान। गंगा स्नान। गंगा दूर कितना थी? 30 कोस दूर थी। कितना? 30 कोस। पंजर का अर्थ लाश होता है। पंजर का अर्थ क्या होता है? लाश होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने 12 देखा। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। थोड़ा सा झिलमिलाया है लेकिन आई होप समझ में आ जाएगा, समझने लायक है, उसे हम बोल भी दे रहे हैं। ठीक है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? अगर आपने कहानी पढ़ा है तो फिर क्लियरली समझ ही गए होंगे। बाल गोविंद भगत साधु थे इसलिए, मतलब बाल गोविंद भगत साधु थे फिर भी उन्हें गृहस्थ इसलिए कहा जाता था कि वह साधु के सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। वे साधु के सभी परिभाषा में, ये गलत लिखा है, वे साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। वे हमेशा सच बोलते थे। ये पॉइंट हुआ। वे किसी से भी 2 टूक बातें किया करते थे। क्लियर बातें किया करते थे, 2 टूक बातें किया करते थे। ठीक है। वह कबीर को अपना साहब मानते थे। किसको? कबीर को अपना साहब मानते थे। वे उन्हीं को गीतों को गाते थे, वह उन्हीं को बातों को मानते थे। यही कारण था कि वह गृहस्थ थे फिर भी लोग उन्हें साधु कहते थे। वे सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगला सवाल है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर, जब बेटा मरा तो अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग किस तरह व्यक्त की? लिखा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस तरह व्यक्त की। जब उनका बेटा मरा तो आंगन में चटाई पर लिटा दिया और सिराहाने फूल रख दिए, उजला कपड़ा से ढक दिया और कबीर के गीतों को गाने लगे। गाते गाते वो अपने पतोहू के पास चले जाते। 1 मिनट रुक के थोड़ा सा देखते हैं, यहीं पर होगा।
तो आओ ना चलो फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे, कभी हक तो जता। अच्छा चलिए है। और होते होते पतोहू के पास जाते, अरे यार, और होते होते पतोहू के पास जाते और उन्हें रोने के बजाय खुश होने को कहते। उनका कहना था कि उनकी आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है, उनका ये कहना था। अब इसका पीडीएफ चाहिए तो अपने नंबर पर भेज दीजिए, एकदम चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यह कौवा अपने टाँ टाँ कर रहा है तो इसको करने दीजिए। पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के किस व्यक्तित्व को दर्शाता है? तो पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के इस व्यक्तित्व को दर्शाता है कि भगत धर्म के बेकार बातों को नहीं मानते थे, वो धर्म के बेकार बातों को नहीं मानते थे। उनका कहना था, वो कहना चाहते थे कि उसका पति मरा है नो, उसका पति मरा, सॉरी, धर्म के विशेषताओं दर्शाता है कि धर्म के बेकार बातों को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि उसका पति मरा है तो आग देने का हक उसको है, इसलिए उसने उससे ही आग दिलवाई। इसका हमने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कहानी, हर चीज़ देख लिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, और एक बार बढ़िया से आपने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं।